वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रैंक प्लस, वेलकम टू आदर्श त्रिपाठी क्लास। तो आज जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में, वायरसेस, विरोइड्स एंड ट्रायॉन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं वायरस के ऊपर। वायरस क्या होता है? वायरस जब इन्वायरमेंटल कंडीशन में होता है तो वो होता है एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्या होता है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई बात यहां तक? और ये टर्म वायरस वॉज गिवन बाय पास्चर। ठीक है, ये टर्म किसने दिया था आपको? पास्चर ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा था? वायरस इज समथिंग विच इज वेनस, विच इज वेनम। ठीक है, वेनम मतलब होता है जहरीला। क्लियर हो गई इतनी बात? तो सबसे पहले टर्म वायरस वॉज गिवन बाय, टर्म वॉज गिवन बाय पास्चर। ठीक है, दूसरी बात, वायरसेस क्या होते हैं? दे आर दी इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इतनी बात पकड़ में आएगी कि टर्म दिया था पास्चर ने और ये क्या होते हैं? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब समझना शुरू करो। वायरस जो होता है वो जब इन्वायरमेंटल कंडीशन में होता है तो वो नॉन लिविंग स्टेट में होता है। ठीक, पर जब वो किसी होस्ट की बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो उसकी ही मशीनरी को यूज करके फिर वहां पे वो मल्टीप्लिकेशन और अपनी ग्रोथ शुरू करता है और उसके बाद उसको इन्फेक्ट करता है। क्लियर होगी बात? तो देखो, जब वो इन्वायरमेंटल कंडीशन में है तो वो नॉन लिविंग स्टेट में है, पर जब वो होस्ट की बॉडी में है तो वो लिविंग स्टेट में है। इसीलिए वायरसेस को कहा जाता है दे आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। क्लियर होगी बात? यहां तक समझ में आ गई बात? और इनका मीनिंग क्या होता है? वायरस वर्ड की मीनिंग क्या होती है? वेनम। ठीक है, वेनम मतलब पॉइजनस, पॉइजनस। ठीक, यहां तक बात पकड़ में आ गई? इतनी बातें क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ो। अब क्या हुआ, एक और फिर इन पे धीरे धीरे रिसर्च शुरू हुई तो ये पता चला डीजे एवोनवोस्की को कि देयर आर सम माइक्रोब्स विच कॉज मोज़ैक वायरस डिजीज इन टोबैको। ठीक है, क्या करते हैं? मोज़ैक डिजीज इन टोबैको। तो ये है पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या है? डीजे एवोनोस्की को पता चला कि वायरसेस क्या कराते हैं? मोज़ैक डिजीज इन टोबैको। ठीक, कुछ माइक्रोब्स हैं जो कुछ माइक्रोब्स हैं जो ये डिजीज कराते हैं। और इनको ये कब पता चला था? इनको ये पता चला था 1892 में। विद ईयर आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है यहां पर, क्योंकि यही क्वेश्चन है यहां पे। ठीक है, तो क्या पता चला डीजे एवोनोस्की को कि मोज़ैक डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरसेस इन ईयर 1892। यहां तक बात क्लियर हुई? फिर इन पे और रिसर्च हुई और इन पे पढ़ाई करी गई। ठीक है, धीरे धीरे जब पढ़ाई करी गई तो पता ये चला कि जो ये टोबैको वायरस था, जो ये डिजीज थी टोबैको प्लांट में, वहां पे ये पता चला कि इसका जो फ्लूइड है अगर वो किसी हेल्दी प्लांट को भी लग जाए, है ना, हेल्दी प्लांट के मिक्स हो जाए, हेल्दी प्लांट उसके कांटेक्ट में आ जाए तो उसे भी सेम डिजीज हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है? अगर ये डिजीज जिस प्लांट को है, अगर उसका फ्लूइड किसी हेल्दी प्लांट को भी मिल जाए तो उसे भी वो डिजीज हो सकती है। ठीक, तो वो किसने पता किया था? ठीक है, अगेन दिस इज अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। देखो, इसमें सिर्फ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं क्योंकि कहानी कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ये जब इसका फ्लूइड, ठीक है, जब उस फ्लूइड को क्या बोला गया था? कंटेजियम विवियम फ्लूइडम, है ना? क्या बोला गया था? कॉन्टेजियम। ठीक है, कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इंफेक्शियस फ्लूइड। इसका मतलब क्या हुआ? इंफेक्शियस फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड के बारे में ये कहा गया कि अगर जिस प्लांट को ये डिजीज है, अगर उसका ये फ्लूइड किसी हेल्दी प्लांट के भी टच में आ जाए तो उसको भी सेम डिजीज हो जाएगी। ठीक है,
और ये बात किसने पता की थी? ये बात पता की थी एमडब्ल्यू बिंजेवर्ग, ठीक है, एमडब्ल्यू बिंजेवर्ग ने बात पता की थी, ठीक है। कब पता की थी? इन द ईयर 1898, इन द ईयर 1898, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? ये डिजीज है, ये इस डिजीज का फ्लूइड है, ये किसी हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में आएगा, उसको भी सेम ये डिजीज हो जाएगी। ये बात पता की थी एमडब्ल्यू बिंजेवर्ग 1898 में। क्लियर? ये बात एकदम याद रखना, ठीक है। देखो ये डाटा है, ये एज इट इज तुम्हारे क्वेश्चन है, ये तुमको एज इट इज ही याद रखने भी पड़ेंगे। क्लियर होगी बात यहां तक, है ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आए एमडब्ल्यू स्टैनले। फिर से पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, एमडब्ल्यू स्टैनले, ठीक है। अब इन्होंने क्या उत्पात मचाया? इन्होंने ये बताया कि वायरस जो होता है ना, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है, और उस क्रिस्टलाइन के ऊपर एक लार्ज प्रोटीन कवरिंग होती है। क्लियर? क्या बताया कि वायरस जो है वो एक क्रिस्टल तो है, मैंने बताया ना, इट इज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, लेकिन इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के ऊपर वायरस उसकी प्रोटीन की एक कवरिंग भी होती है, ठीक है। दिस इज योर प्रोटीन कवरिंग। समझ में आ रही बात? मतलब ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के ऊपर एक प्रोटीन की भी कवरिंग होती है। ये बात किसने बताई? एमडब्ल्यू स्टैनले ने। तो इन्होंने क्या कहा कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैज द प्रोटीन कवरिंग, ठीक है। ये बात इन्होंने कब बताई थी? 1935 में। देखो इसमें जितनी बातें अभी तक मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, ये तुम्हें एग्जैक्ट याद करनी होंगी। ये होती हैं MTR। क्या होती है ये? MTR। मुझे तो रट लो। तो ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये है पूरा पूरा MTR। भैया ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। ये MTR टेक्निक, ये MTR इंफॉर्मेशन है। यू हैव टू रटना, यू हैव टू रटना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये रटनी ही रटनी पड़ेंगी, ये एग्जैक्ट ऐसी होती हैं। तो तुमको अब बुक का वो पैराग्राफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें से जितने काम की चीज थी वो यहां लिख दी गई है मैंने, ठीक है। तो ये नोट में बना लेना, एज इट इज ही लिख लेना, तुमको याद रहेगी। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि एनजे बिंजेवर्ग ने क्या फाइंड आउट किया था, ठीक है। वो इन्फेक्शियस फ्लूइड भी तुम्हें पूछ सकते हैं, लेकिन वो पूछेंगे ये कंटेजियम विवियम फ्लूइडम, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। फिर ये पूछेंगे कि प्रोटीन, वायरस के पास प्रोटीन की कवरिंग होती है, ये बात किसने बताई थी? तो ये बात भी तुम्हें बताई थी एमडब्ल्यू स्टैनले इन द ईयर 1935। यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट? ये एज इट इज याद कर लेना, एज इट इज इंफॉर्मेशन है, एज इट इज ये क्वेश्चन है, ठीक है। नथिंग कैन बी चेंज विद देम। चलो, तो आइवान उसकी ने क्या किया था? आइवान उसकी 1892 में ये बताया था कि टोबैको मोजाइक डिजीज वाज कॉज्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अच्छा हाँ, इसको पता है फिल्टर भी करके देखा गया था। जो बैक्टीरिया फिल्टरिंग का काम था वो भी किया गया था। बैक्टीरिया फिल्टर जो उस समय यूज होता था, उससे ये पास हो जाते थे, इसलिए ये पता चल गया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। यहां तक बात समझ में? ये था इनके बारे में जो रटने की इंफॉर्मेशन थी। अब आओ समझने की इंफॉर्मेशन पे। देखो, वायरसेस बहुत छोटे होते हैं, है ना, बट वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है ना, उसके पास होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो ही है हमारे पास, आइदर डीएनए और आरएनए। दो न्यूक्लिक एसिड है ना हमारे पास, आरएनए डीएनए। तो किसी भी वायरस के पास या तो आरएनए वायरस होगा या डीएनए वायरस होगा, है ना। जैसे आपका जो कोविड है ना, कोविड इज एन आरएनए वायरस। समझ में आ रहा है? इसीलिए वो जल्दी जल्दी म्यूटेट कर रहा है, इसलिए ये म्यूटेशन आ गया, ये म्यूटेंट आ गया, वो म्यूटेंट आ गया, है ना। आरएनए और डीएनए दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे पास, और किसी भी बैक्टीरिया के पास या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों किसी के पास नहीं हो सकते। क्लियर? तो दे हैव अ न्यूक्लिक एसिड
दे हैव न्यूक्लिक एसिड ठीक है, विच इज either DNA और RNA। ये बात ध्यान रखना, इसीलिए मैंने आइदर और हाईलाइट करके लिखा है, ठीक है। या तो उसके पास डीएनए होगा या उसके पास आरएनए होगा, क्लियर। दोनों किसी के पास नहीं हो सकते, ये बात एकदम पक्की है, कंठस्थ कर लो, ये बात बिल्कुल नहीं है। और ये ध्यान रखना कि ये कैसे पता है, क्वेश्चन नहीं है, दे हैव न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए, है ना, बोथ, है ना। तो तुमको ये ध्यान रखना कि या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों तो कतई नहीं होंगे एक साथ, ठीक, क्लियर। अब जब हम इनके और इनको हमने स्टडी किया धीरे धीरे, तो पता चला कि जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड का आरएनए होता है उन वायरसेस के अंदर जो मोस्टली प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक, या इनके पास, हाँ ठीक है, उस या लेकिन जब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ने आए, तो ये कंडीशन तो थी, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए तो था ही, प्लस इसके साथ इनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मौजूद था, ठीक। मतलब प्लांट के पास सिर्फ आरएनए था, पर एनिमल्स के पास डीएनए और आरएनए दोनों था, क्लियर। एनिमल्स में मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, मोस्टली, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड, क्लियर होगी बात। और जब बात हुई बैक्टीरियोफेज की, बैक्टीरियोफेज क्या है सर, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। जब इसके बारे में बात हुई तो यहां पे सिर्फ होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहां तक बात पक्की हो गई, कोई डाउट है। प्लांट के पास अगर हम बात करेंगे तो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे तो सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। कोई डाउट है यहां तक, क्लियर। अब वायरस कौन कौन सी डिजीज कराते हैं, मिटा देता हूं, इसको अलग से लिखते हैं क्योंकि ये तो ज्ञान की बात है, याद रख लेना, पूछता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज के पास है डीएसडीएनए, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एनिमल्स के पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए दोनों हैं, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी है। एनिमल्स में मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और जब हम बात करते हैं प्लांट्स की तो वहां पे सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आपके आरएनए होते हैं, ठीक। अब डिजीज इनके द्वारा कौन कौन सी कॉज की जाती है, डिजीज कॉज्ड, ठीक है, बहुत सारी। आपका कॉमन कोल्ड, कॉमन फ्लू, सर्दी खांसी जुकाम इन्फ्लुएंजा के द्वारा कॉज की जाती है, ठीक है, कॉज बाय इन्फ्लुएंजा। तो बहुत सारे डिजीज हैं। सेकेंड ईयर में आओगे जब एमबीबीएस के, तो वहां पे एक अलग से माइक्रोबायोलॉजी में पूरा वेरॉइड, एक वायरसेस, एक पूरा, मतलब समझ लो एक पूरी यूनिट ही है वायरसेस की, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वायरस, ठीक है। पर अभी हमें वो नहीं पढ़ना, अभी हमें देखना है इनसे जो डिजीज होती है हर्ब्स, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, मम्प्स, एड्स, ठीक है। ये वाला एड्स वो हेल्प वाला एड्स नहीं, दिस इज एड्स बीमारी वाला एड्स, ठीक है। और क्या होता है इनसे,
इतनी सारी चीजें होती हैं। हाँ ठीक है ना। और स्मॉल पॉक्स सॉरी मैं भूल गया था, स्मॉल पॉक्स, हालांकि अब इसकी मेडिसिन आ गई, बहुत ही कम लोगों को होता है, पर ये इतने डिजीज होते हैं इसके साथ। अच्छा ये डिजीज तो ह्यूमन में हो गए, अब मतलब ये मोस्टली ह्यूमंस के हो गए, ठीक है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं ह्यूमंस। जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, ठीक है, तो प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज होती है? कर्लिंग ऑफ लीव्स, कर्लिंग ऑफ लीव्स, नेक्रोसिस ऑफ लीव्स, नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ होना, ठीक है, सडन, नेक्रोसिस ऑफ प्लांट्स या लीव्स, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इनसे क्लियर होगी बात यहां तक? कोई डाउट? येलो एंड येलोइंग ऑफ वेन, वेन पता है ना क्या होता है? जैसे ये मान लो एक लीव है, ठीक है, तो ये इसकी वेन्स है ना, ये मिडरिप है, मिडरिप से वेन निकल रही है, तो ये सारी चीजों का येलो होना, ठीक है, ये इनको इन्फेक्ट करता है वो। क्लियर? तो दीज आर द डिजीज यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। अब इसकी ट्रिक, ये तो मतलब मान के चलो पक्का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसकी ट्रिक है HIMS, हिम्स, या हिम्स से भी नहीं, एम्स रखो, एम्स H, ठीक है, एम्स हरिद्वार। भैया एम्स की जिसको मिल जाए उसकी किस्मत बन जाती है, वो भी हरिद्वार जैसी जगह पे, है ना, भोले बाबा के पास। तो दिस इज एम्स हरिद्वार। और वायरस हो गया, वायरस की बीमारी हो गई और तुम सही नहीं हो तो भगवान के पास ही पहुंचोगे सीधे, है ना। तो दिस इज एम्स हरिद्वार इज द ट्रिक, ठीक। मैं इसको ट्रिक के फॉर्म में लिख दूं, आसान हो जाएगा थोड़ा सा ना। सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं एड्स, स्मॉल पॉक्स और बाद में हर्ब्स, ठीक है। तो ये हो गया एम्स हरिद्वार, टेढ़ा मेढ़ा हिली रास्ता, ठीक है। तो एम्स हरिद्वार। अब यहां पे आ जाओ, ठीक है। तो प्लांट्स को जब होती है ना, तो इसका बनता है YNC, ठीक है। CNC बिस्किट सबने खाए होंगे ना, बिस्किट्स प्लांट से बनते हैं ना, मैदा वैदा, तो YCNC की जगह, CNC बिस्किट्स की जगह YCNC, ठीक है, YNC, CNC की जगह YNC, ठीक है। तो ये डिजीज हो गए, ये आपको याद रखने हैं एज इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है यार, ये तो क्वेश्चन मतलब पूछेगा ही पूछेगा तुमसे, ठीक है। तो याद रखना, और इसमें ये याद रखना कि कौन सा एनिमल का है, कौन सा प्लांट का है, ठीक। बिस्किट, CNC बिस्किट से याद रखें ना, मैं यहां पे नीचे लिख दे रहा हूं CNC बिस्किट। अब उसको डिजीज हो गई तो वो हो गया YNC। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? चलो, अब वायरस की कहानी होगी यहीं पे खत्म। तो अब अगला क्या है? सर आप एम्स हरिद्वार के बता रहे थे? अरे वो डिजीज थे भाई, वायरस के थ्रू होने वाले डिजीजेस थे आपके। अच्छा, कौन कौन से सर? हाँ, एड्स, और फिर आपका इन्फ्लुएंजा, फिर क्या मम्स, फिर स्मॉल पॉक्स, और फिर हर्ब्स, ठीक। वायरस की कहानी हो गई खत्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विरोइड्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विरोइड्स के बारे में। विरोइड्स क्या होते हैं? विरोइड्स बेचारे ऐसे जीव हैं जिनके पास वो प्रोटीन, जो हमने वो नहीं देखी थी अभी की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक प्रोटीन कोटिंग होती है, तो इनके ऊपर वो प्रोटीन कोटिंग भी नहीं होती है। समझ रहे हो? मतलब वायरस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर प्रोटीन कवरिंग थी, ये बात स्टैनले ने बताई थी, है ना, लेकिन इनके पास वो भी नहीं होता है, ठीक है। तो दे आर द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बट दे लैक प्रोटीन। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बट दे लैक
प्रोटीन कवरिंग। क्लियर होगी बात? ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास प्रोटीन कवरिंग भी नहीं होती है, और इनको किसने फाइंड आउट किया था? टीओ डाइनडोनियर। ठीक है, इनको फाइंड किया था टीओ डोनियर ने, सॉरी डाइनर ने, स्पेलिंग का थोड़ा है, टीओ डाइनर। ठीक है, अच्छा अब ये याद कैसे रहेगा किसने फाइंड किया था? तो विरोइड्स में ओ और इनके नाम में भी ओ। ठीक है, इन द ईयर 1971। ठीक है ना? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। टीओ डाइनर इन 1971 विरोइड्स के बारे में उन्होंने पता किया था कि क्या है वो विरोइड्स। वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसके पास अपना न्यूक्लिक एसिड तो है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है? इसके पास क्या नहीं है? इसके पास अपनी खुद की प्रोटीन की सेल वॉल, अपना प्रोटीन का कवरिंग नहीं है। क्लियर होगी बात यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे आओ, इनसे होने वाली डिजीज। ठीक है, इनसे होने वाली जो डिजीजेस हैं, इनसे होने वाली जो डिजीजेस हैं वो डिजीजेस हैं तुम्हारी मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज, देखो मैड काउ डिजीज क्या होती है? ये तुम्हारे एनिमल्स में होती है, लेकिन उनका मीट खाने से ये ह्यूमंस में आ जाती है। ठीक है, ह्यूमंस में जब ये ट्रांसफर होती है, मैड काउ डिजीज जब ह्यूमंस में आ गई, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं CJD। ठीक है, CJD, ये याद रखना CJD किसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? CR जैकब डिजीज, फुल फॉर्म CR जैकब डिजीज। क्लियर? इतनी ही बात तुम्हें विरोइड्स के बारे में याद रखनी है। कौन सी? और हाँ, इनसे एक और डिजीज होती, ये तो हो गई एनिमल्स और ह्यूमन से, इसके अलावा इनके पास होती है स्पिंडल, पोटैटो स्पिंडल डिजीज। पोटैटो स्पिंडल डिजीज, मतलब ये हो गई प्लांट की और ये हो गई एनिमल्स एंड ह्यूमंस की। क्लियर? ये बात समझ में आई? विरोइड्स के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना था, इतनी ही जानकारी आपको विरोइड्स में होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा, दे आर मोस्ट, इनके पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है? इनके पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होता है फ्री RNA, क्योंकि कोटिंग तो है नहीं, न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है इनके पास, कहां पे लिख दे? यहां लिखा के इसको लिख दे रहा हूं। ठीक है, टीओ डोनियर्स आपको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। टीओ डाइनर ने निकाला था 1971 में, और इनके पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है, भाई ये याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, पक्का फंसाएगा। इनके पास होता है फ्री RNA, मतलब दे डोंट हैव DNA, दे हैव फ्री RNA। फ्री RNA क्यों कहा? क्या अभी तक किसी ने बांधा था? जी हाँ, प्रोटीन की कवरिंग में बांधा था, लेकिन अब वो प्रोटीन की कवरिंग भी यहां पे नहीं है। ठीक है, सो इट इज फ्री RNA। दिस इज ऑल अबाउट विरोइड्स। स्क्रीनशॉट ले लो, बुक मत पढ़ना, मैं कह रहा हूं बुक मत पढ़ना, तो बुक मत पढ़ना, इतनी ही जानकारी वहां पे भी है। ठीक है, चलो अब हमें पढ़ना है प्रियॉन्स के बारे में। सर इनके पास फ्री RNA, फ्री RNA का मतलब अच्छा प्रोटीन की कवरिंग नहीं थी। टीओ डोनियर 1971 में फाइंड आउट किया था। मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज आ गई तो CR जैकब डिजीज इन ह्यूमंस हो जाती है। प्लांट्स में करते हैं ट्यूबर स्पिंडल ऑफ पोटैटो। क्लियर? अब हम बात करने आ रहे प्रियॉन्स की। देखो प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स तुम्हारे मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दे आर द मिसफोल्डेड प्रोटीन। ठीक, सर ये क्या होता है मिसफोल्डेड प्रोटीन? प्रोटीन जब बॉडी में, जब प्रोटीन फॉर्मेशन होती है तो उसका एक अरेंजमेंट का तरीका होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन उस अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करती है, ठीक है, वो उसे हम कहते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन।
और मिसफोल्डेड प्रोटीन ये क्या है, प्रियॉन्स। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये वायरस से भी छोटे होते हैं, ठीक है, और इसीलिए इनको हम प्रियॉन्स कहते हैं। अब इनसे जो डिजीज होती है वो डिजीज तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। वो डिजीज है BSE, ठीक है, BSE। ये बहुत ही ये इट इज अ काइंड ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसका नाम है बोविन स्पॉन्जियम इंसेफेलोपैथी, ठीक है। क्या नाम है इसका, बोविन स्पॉन्जियम, ठीक है, स्पॉन्जिफोम इंसेफेलोपैथी। बोविन है कि बोरविन है, इट इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें डिमेंशिया शुरू हो जाता है, मतलब जो बॉडी का नॉर्मल जो डे टू डे का वर्क है, नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, वो हिंडर हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आई, क्लियर हो गई बात। अब आ जाओ आखिरी टॉपिक, लाइकेंस। लाइकेंस में दो बातें सिर्फ याद रखनी। लाइकेंस बना दो चीजों से होता है मिलकर, ठीक है। एक होता है तुम्हारा एल्गी और एक होता है तुम्हारा फंगाई, ठीक, एल्गाई और फंजाई। जो इसका एल्गाई वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबिएंट। फाइकोबिएंट याद रखना, ये पूछता है एल्गाई के फाइकोबिएंट कहता है। और जो फंजाई वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबिएंट। क्लियर होगी बात। एल्गाई के पार्ट को हम बोलते हैं फाइकोबिएंट और फंजाई के पार्ट को हम बोलते हैं माइकोबिएंट। लाइकन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब वो रिलेशनशिप जिसमें दो इंडिविजुअल्स हों और दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ फायदा हो। क्लियर, जैसे मेरा तुम्हारा रिलेशनशिप, इट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तुम मुझसे पढ़ते हो, ठीक है, वो मुझे फायदा है, वो तुम्हें फायदा है, और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इससे सम सोर्स ऑफ इनकम मेरी जनरेट होगी, ठीक है, या मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो वो मेरा फायदा है। तो तुम्हें मुझसे पढ़ने में फायदा है, मुझे तुम्हें पढ़ाने में फायदा है। दिस इज दी योर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और ये होती है एल्गी और फंजाई के बीच में। अच्छा, एल्गी और फंजाई में फंजाई जो होता है दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। एल्गाई क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये क्या करते हैं, फंजाई गिव्स शेल्टर। फंजाई क्या करता है, गिव्स शेल्टर। ये पूछ लेता है कि इसका क्या काम है, तो फंजाई का काम है शेल्टर देना, क्योंकि ये खुद से खाना नहीं बना सकता। लेकिन एल्गाई के पास रहने की जगह नहीं है, तो इट प्रिपेयर्स फूड, क्योंकि ये खुद से खाना बना सकता है, ठीक है। एक को रहने की जगह नहीं, एक को खाने का जुगाड़ नहीं, तो क्या करता, कहता आओ मेरे यहां रह लो, खाना बनाओगे मैं भी खा लूंगा। तो एक को रहने के लिए जगह मिल गई और एक को खाने का जुगाड़ मिल गया। क्लियर। लाइकन्स, अच्छा, लाइकन्स आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है। दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। कैसे, क्योंकि जहां पर भी पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां पर लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे। क्या, जहां पे पॉल्यूशन होगा ज्यादा वहां पर लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है, मतलब अगर लाइकन्स वहां पर किसी जगह पे आपको लाइकन्स दिख रहे हैं, मतलब वहां पे पॉल्यूशन कम है ना। तो दे आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, एक तो ये फाइकोबिएंट किसे क्या कहते हैं, किसका काम क्या है, और लाइकन्स अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स कैसे हैं, वो आप बताओगे कि लाइकन्स वहां ग्रो ही नहीं करते जहां पर पॉल्यूशन होता है ज्यादा। क्लियर हो गई बात यहां तक, इतनी कहानी समझ में आ गई, कोई डाउट। तो विद दिस वी आर डन विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये चैप्टर यहां पे खत्म हुआ है, और मैं जैसे हर चैप्टर के बाद बताता हूं कि आपको कौन सी बुक लगानी है। आप जाओ हरिओम गैंगवार खरीदो, ठीक है। इट इज द बेस्ट बुक फॉर बायो, फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग इन नीट, ठीक है। वो उठाओ, उसके क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस फंसेंगे जरूर, ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ के नहीं आता है ना। एक ये फ्रेज बहुत अच्छा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही चीजें, और ये मत सोचो कि मैं एक दिन प्रैक्टिस करूंगा और मैं बेस्ट बन जाऊंगा। लेट मी टेल यू ए स्टोरी। सचिन तेंदुलकर, सबको पता है, द गॉड ऑफ क्रिकेट। उनका जब आखिरी मैच था, लास्ट डे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, ही वॉज अबाउट टू बैट, ठीक है, वो बैटिंग करने जा रहे थे। 24 साल का क्रिकेट खेला है, 100 सेंचुरीज हैं। शायद क्रिकेट में ऐसा कोई शॉट नहीं जो सचिन तेंदुलकर लगा नहीं सकता, है ना, और दुनिया में ऐसा कोई बॉलर नहीं जिसकी उसने पिटाई नहीं की है। लेकिन उनका डेडिकेशन क्या था पता है? मैच शुरू होने से पहले ही वेंट ऑन टू द नेट्स और 4 घंटे बैटिंग प्रैक्टिस की है। आखिरी दिन पता है कि सेकंड इनिंग बैटिंग नहीं करनी है हमें, वेस्ट इंडीज फुस टीम है। उसके बाद भी ही वेंट ऑन टू द नेट्स, ही प्रैक्टिस फॉर 4 आवर्स एट द एज ऑफ 40, जबकि वो मास्टर ऑफ द गेम है ना। कोई जरूरत नहीं थी, वो आराम से रिलैक्स कर सकते थे, चिल मार सकते थे, पर नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरा काम है, इसकी वजह से मैं जाना चाहता हूं, है ना। बैटिंग नहीं होती मेरे पास तो आज में क्या होता? सचिन तेंदुलकर बैट्समैन नहीं होता, अच्छा तो कोई नहीं जानता। क्रिकेटर्स बहुत आएंगे, क्रिकेटर्स बहुत जाएंगे, बट सचिन तेंदुलकर विल रिमेन फॉर एवर, है ना। तो प्रैक्टिस जो होती है ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस को ये सोच के मत करो कि यार मैं क्या क्यों कर रहा हूं, क्या जरूरत है। जरूरत है। हर इंसान की पहचान उसके काम से है, और अगर आप काम अच्छा नहीं करोगे ना अपना, nobody is going to recognize you, nobody is going to give you respect। आज के टाइम में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, एज एन इंडिविजुअल इंसान की कोई इज्जत नहीं है। अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो ही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, है ना। तो बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करोगे, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, आपको अपना टाइम स्पीड पता चलेगा, आपको अपनी एक्यूरेसी पता चलेगी, आपको पता चलेगा कहां पे मैं लैग कर रहा हूं, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और देखना, जब क्वेश्चंस लगाते जाओगे ना, होता क्या है एग्जाम में सबसे जरूरी होता है टेम्परामेंट मेंटेन करना, है ना। ब्रेटली अगर 150 की स्पीड पे बॉल फेंक रहा है तो जरूरी है कि हम ब्रेटली की आंख में आंख डाल के देख सकें, तो फेंक 150 पे, मैं मारूंगा छक्का, है ना। तो वो कब आता है? जब आपने 1500 बॉलें 150 की स्पीड पे खेली होती हैं। क्लियर? तो वैसे ही जब आप इतने क्वेश्चंस लगा के चले जाओ, इतने क्वेश्चंस लगा के जाओगे ना जब एग्जाम में, तो आपको एग्जाम में डर नहीं लगेगा। यू विल सिट रिलैक्स। क्वेश्चंस ही तो हैं, ये तो मैं डेली लगाता हूं, ये आज सुबह भी लगा के आया हूं मैं, चलो। तो फिर आप ऐसे टिक लगाओगे, अच्छा ये स्टैनले प्रोटीन कोटिंग हट हो गया, प्रेऑन स्टीओडोनेट हट, अच्छा एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई यूनिसेलर, इसका एक अक्षर था ईस्ट खड़ा, है ना। तो ये चीज आती है प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो, ईमानदारी से करो। किसी से मत ईमानदार रहो, दुनिया में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से बेईमान मत रहो, ठीक है। खुद से बहुत ज्यादा ईमानदार रहना है हमें। तो ये काम करते हैं। हरिओम गैंगवार उठाइए, हरिओम गैंगवार लगाइए, उसके क्वेश्चंस फंसेंगे, पढ़ के सॉल्व हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार मैं भूल गया था, तो कोई बात नहीं। अगर कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, वो क्वेश्चन आप लिख दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। क्लियर है? कोई डाउट? तो इस वीडियो की बातें यहीं तक। अगले वीडियो में मिलते हैं हम प्लांट किंगडम के साथ। तो विद दिस आई विल साइन ऑफ। सो कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग। ऑल द बेस्ट।